पहली बार महसूस हो रहा था। उसने टीना को गोद में उठाया और कार को सीधे हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। टीना सफ़ेद पड़ा चेहरा और उसका ठंडा शरीर कबीर को बहुत बेचैन कर रहा था। एक डर, जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट खो न दे। वो रावत का ही हॉस्पिटल था, इसीलिए कबीर के आने से अर्थ को पता चला गया। अर्थ अभी अभी एक बच्चे की पार्टी से बचकर अपने कमरे में था और पार्टी खत्म होने से पहले मौका पाकर हॉस्पिटल भाग गया। टीना को इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया और उसका इलाज भी शुरू हो गया। कबीर सिंघल को सब जानते थे। जब टीना का इलाज चल रहा था तो कबीर एक कोने में जाकर खिड़की खोल दी और अपनी सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा। अर्थ ने कबीर को फ्लो की दूसरी तरफ से देख लिया और हंस दिया। पॉकेट में दोनों हाथ डाले वो धीमे कदमों से आराम ने आगे बढ़ते हुए कहा, सिगरेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए भी नहीं। कबीर ने पफ लिया और अर्थ को देखकर सिगरेट अपने पैरों के नीचे क्रश कर दिया। कौन है वो? अर्थ ने आलास में पूछा। फ्यूचर मिसेस कबीर सिंघल, कबीर ने बिना टाइम वेस्ट किया कह दिया। अर्थ चौंक गया। वाओ, ग्रेट, अब बताओ कि क्या हुआ। कबीर ने शॉर्ट में सब कुछ बताया। अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी तरह वो गन्स और गूंस के बीच में नहीं पली है तो शौक लगना ही था। अगली बार ख्याल रखना वरना हस्बैंड बनने से पहले विद्वान बन जाओ। कबीर ने उसे गुस्से से घूरा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो खिड़की के बाहर देखा रहा था और सार्थक ने जो अभी अभी टीना के बारे में इन्वेस्टिगेट किया उसके बारे में सोच रहा था। अर्थ भी चुपचाप छोटे होते चांद को देख रहा था। तभी कबीर ने कहा, उसका पूरा नाम टीना प्रजापति है, समीर प्रजापति की बेटी है, मासी के दोस्त है वो। अर्थ चौंक गया और कुछ देर बाद कहा, तुम्हें पता है ना दक्ष अंकल और समीर प्रजापति की हिस्ट्री है। कबीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, आई डोंट केयर। इस बार अर्थ ने कुछ नहीं कहा। उनके जन्म से पहले बहुत कुछ हुआ था उनके पेरेंट्स के लाइफ में। कुछ अर्थ को पता है और कुछ कबीर को, कुछ ध्रुवी को पता है तो कुछ अर्नव को। सिंघल पैलेस। दक्ष बेड पर बैठे टैब में कुछ काम कर रहा था और काजल अपने बाल बांध रही थी। कुछ टूटे हुए बालों को देख काजल को नक्श की याद आ गई। प्रेगनेंसी में बाल बहुत टूट रहे थे। जब काजल किडनैप हुई थी तो काजल के टूटते बालों को देखा नक्श ने उसे अपनी मॉम का हेयर ऑयल ला कर दिया लेकिन कुछ कहा नहीं। काजल को नक्श की मासूमियत और प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी क्यूट आंखें अभी भी याद है। डोडो, हमम, दक्ष ने जवाब दिया। एक बात पूछूं? काजल ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ पूछो काजल, मैंने कभी कुछ पूछने से मना किया है क्या? काजल ने रबर बैंड लगाया और बेड पर आ गई और दक्ष के सीने पर सर रख पूछा, तुम्हें नक्श याद है? दक्ष की आंखों में कालापन छा गया। हमम, उसका क्या? काजल ने आगे पूछा, वो कहाँ है और क्या कर रहा है? दक्ष ने काजल को गले लगा लिया और उसने बाल पर किस किया और कहा, वो अपनी लाइफ में खुश है। क्या मैं उससे मिल सकती? दक्ष ने फौरन कहा, नहीं। काजल चौंक गई। वो ठीक है ना? काजल, वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकता। वो अब बच्चा नहीं है, 28 साल का जवान लड़का है। मैं नहीं चाहता कि उससे मिलकर तुम पुरानी यादों को जियो। काजल ने कस के दक्ष को गले लगा लिया और कहा, ठीक है, मैं नहीं मिलूंगी। लेकिन नक्श तो किसी भी हालत में काजल से मिलना चाहता था। बहुत सोचने के बाद नक्श ने ये समझा कि वो लड़की काजल नहीं थी, सिर्फ काजल की तरह दिखती थी। वो फ्लाइट में बैठा बस यही सोच रहा था, तो क्या वो काजल की बेटी होगी? उस समय काजल प्रेग्नेंट थी तो हो सकता है। मुझे ये पता करना होगा या खुद मिस्टर सिंघल से बात करनी होगी। जब तक नक्श की फ्लाइट लैंड हुई तब तक काजल और दक्ष सो चुके थे। तभी दक्ष का मोबाइल बजा और दूसरी तरफ से उसे बताया गया, बॉस, नक्श शेखावत वापस मुंबई आया है। वो अभी अभी एयरपोर्ट से निकला है। दक्ष ने ओके कहा और फोन रख दिया। पिछली बार उसने काजल से मिलने उसे बुलाया था लेकिन वो नहीं आया और अब वो क्या कर रहा है यहाँ? दक्ष को पता था कि वो आर्मी में है लेकिन वो एक पारा कमांडो यूनिट में है, ये सीक्रेट था। नक्श की यूनिट सीक्रेट फोर्स थी। नक्श ने अपना चेहरा दिखाकर रूल तोड़ा था लेकिन किसी को पता चले तब तो।
उसे सिर्फ विक्रम जो उसका साथी ऐसा करते देखा, लेकिन वो उस पर विश्वास कर सकता था। दक्ष ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सो गया। नक्ष ने सीधे एक होटल में चेक इन किया। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। अर्थ वापस अपने घर चला गया, लेकिन कबीर वहीं रुक गया। आखिरकार सार्थक को पता लग चुका था कि उसके बॉस क्यों सटक गए थे। टीना बेहोश थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका था। कबीर को अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा जब टीना उसके सामने थी और वो उसकी टिमटिमाती आंखों को नहीं देख पा रहा था। उसके पिंक लिप्स सफ़ेद पड़ गए थे और उसकी दिल की धड़कन भी बहुत धीमी थी। कबीर उसके बेड के सामने एक मूर्ति की तरह बैठा था और उसकी नज़र उससे हटी नहीं, लेकिन गुस्से से उसकी मुठियाँ कसी हुई थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा धीरे से खुला और सार्थक की धीमी आवाज़ आई, बॉस। तब जाकर कबीर ने पलके झपकाए और बाहर निकल गया, लेकिन बाहर जाते हुए उसके पलटकर एक नज़र टीना को देखना नहीं भूला। सार्थक ने कहा, वो सब आलोक अग्रवाल के भेजे हुए लोग थे। कबीर का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में मर्डरस लुक था। सार्थक ने आगे बताया, सब लोग बेस में हैं। ऑर्डर बॉस। कबीर चुप रहा। सार्थक समझ गया कि जब भी कबीर ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब जैसा चल रहा है वैसा करते जाओ। मतलब टॉर्चर। टीना की फैमिली। कबीर ने पूछा, मैडम की माँ अकेले रहती है तो मैं कल सुबह उन्हें यहाँ ले आऊँगा। कबीर ने सार्थक को देखा और कहा, अब तुम घर जाकर रेस्ट करो। सार्थक ने ओके बॉस कहा और चला गया। कबीर वापस वार्ड में गया। हालांकि वो टीना का फैमिली मेंबर नहीं था और ऊपर से वो एक लड़की थी, लेकिन उसे उसका ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी लग रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा टीना कुछ बड़बड़ा रही है। कबीर फौरन उसके पास गया तो वो पसीने से भीग गई थी और बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो, मेरे भाई को मत मारना, छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जाने दो सागर उसे मत मारो। नहीं। कबीर को कुछ समझ नहीं आया कि वो करे। उसने टीना का सर सहलाया। ऐसा काजल करती थी जब भी वो बहुत थक जाता था। टीना, शांत हो जाओ तुम। अचानक टीना ने अपनी आंखें खोल ली और कबीर को खाली आंखों से घूरने लगी। उसके आंखों में और चेहरे में कोई भाव नहीं थे। कबीर सकपका गया और अपना हाथ हटा लिया और कहा, टीना। मैं कबीर, क्या तुम ठीक हो? लेकिन टीना ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मेरे भाई को बचा लो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो मेरा सागर मर जाएगा। कबीर को सागर के बारे में तो पता था कि टीना का भाई 2 सालों से कोमा है, लेकिन अभी डिटेल में कुछ पता नहीं किया। कबीर ने टीना का हाथ पकड़ा और बहुत सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, सब ठीक है। टीना उठकर बैठ गई और अपना पसीना पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें खाली थी। कबीर ने टीना का चेहरा अपने हाथों के बीच पकड़ा और कहा, शांत हो जाओ, तुम ठीक हो। अचानक टीना जोर जोर से रोने लगी और कबीर घबरा गया। सॉरी। टीना ने ना में सर हिलाया, नो, आई एम सॉरी। मैं तुमसे दोस्ती करने के भी लायक नहीं हूँ। मैं किसी के लायक नहीं हूँ। कबीर ने टीना के आंसू पोंछे, लेकिन वो बहते गए। ऐसा मत बोलो टीना, प्लीज रो मत। कबीर रेस्टलेस होने लगा और उसके कांपते शरीर को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन टीना और रोने लगी और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। कबीर को डर था कि कहीं फिर से उसका ब्लड प्रेशर कम न हो जाए। अब मैं क्या करूं? अचानक कबीर ने टीना के होठों को देखा और उन पर अपने होठ रख दिए। टीना ने रोना बंद कर दिया और शॉक्ड होकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। कबीर ने उसकी बड़ी आंखें देखी जो उन खाली आंखों से ज्यादा अच्छी थी। दोनों की लाइफ की पहली किस, सिर्फ एक दूसरे के लिए। कबीर ने टीना के सर को पीछे से पकड़ा और किस को डीप करने की कोशिश की। टीना का चेहरा अब शर्म से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथों को कबीर की गर्दन पर लपेट लिया। कबीर तो बस उसके होठों को चबा रहा था जिसमें टीना की आह निकाल जाती, लेकिन उसे अलग ही सेंसेशन फील होता। एक स्वीट टेस्ट कबीर ने टेस्ट किया और उसके होठों को लिक भी करने लगा। टीना को गुदगुदी हुई और वो हल्का हंसी। कबीर ने अपनी आंखें खोली तो देखा टीना शांत हो चुकी है।
लेकिन उसका अलग होने का इरादा बिल्कुल नहीं था। कबीर उसे बेड पर गिरा दिया और दोनों के बीच एक पैशनेट किस का सेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो कबीर ने हौंफती हुई टीना के होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और कर्कश आवाज में कहा, टीना, बी माय गर्लफ्रेंड। टीना पहले शॉक्ड हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम्हें मेरे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है। मंजूर है, लेकिन आज की सैलरी मैं लूंगा। टीना कंफ्यूज होकर उसे देखती रही तो कबीर ने कहा, एक और किस। टीना मुस्कुराए और आगे बढ़कर उसके होठों को छू लिया। टीना की बेबाक अदा देख कबीर के कान लाल हो गए। उसने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। टीना से पहले उसे किसी लड़की पर इंटरेस्ट आया ही नहीं। कबीर ने फिर टीना के बाल ठीक किया और उठकर वापस चेयर पर बैठ गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें भूख लगी है? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन तुम्हें आज रात यही रहना है। टीना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके, लेकिन क्या तुम्हें घर नहीं जाना? और मेरा फ़ोन कहाँ है? इट्स ओके, कबीर ने मुस्कान के साथ उसका फ़ोन देते हुए कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद टीना ने पूछ लिया, कबीर आखिर हुआ क्या था? कबीर ने नजरें नीची कर ली और कहानी बनाते हुए कहा, वो सब मेरे बॉस के राइवल है। मैं उनका हेड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे मारने की कोशिश की। कबीर वो अपनी बनाई कहानी पर बहुत कॉन्फिडेंट था और हुआ यही। टीना ने उसकी कहानी पर यकीन कर लिया। ओह, तो तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। टीना ने अपना सर पीट लिया। क्या तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है? टीना के सवाल पर कबीर ने सोचा, मेरे पास तो अनगिनत कार्स और बाइक है। फिर उसने एक्टिंग करते हुए पाउट किया और ना में सर हिलाया। लेकिन मैं खरीद लूंगा, एक बार घर का इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाए। तब कबीर ने अपने झूठ में मिर्च मसाला लगा दिया। टीना ने भावे उचकाते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारी अमीर गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हारे लिए एक बाइक खरीद दूंगी, या फिर कार भी। फिर वो सोचने लगी। कबीर हैरान रह गया। उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा और कई धड़कने भी छोड़ दी। कबीर की आंखें गहरी हो रही थी और टीना को इस बात का एहसास नहीं कि उसकी कई छोटी छोटी बातों से कबीर कितना अफेक्टेड हो जाता था। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, कबीर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। टीना ने उसे ऐसा करते देखा तो अब उसका दिल धड़क उठ। जब भी कबीर ऐसा करता तो उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती। उसका चेहरा लाल हो गया। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए टीना चादर के अंदर घुसकर लेट गई और जल्दी जल्दी में कहा, मुझे नींद आ रही, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। कबीर चौंक गया और टीना के चेहरे से चादर हटा दिया तो उसका लाल चेहरा सामने था। कबीर को हंसी आ गई और उसके गाल पर किस कर कहा, तुम सो जाओ, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। टीना ने हाँ में सर हिलाया और झट से आंखें बंद कर ली। कबीर ने जाते हुए भी एक बार टीना को पीछे मुड़कर जरूर देखा। वार्ड के बाहर आते ही अचानक उसकी आंखों की कोमलता क्रूरता में बदल गई। वो सीधे पार्किंग में गया और ड्राइवर से कहा, 20। ड्राइवर ने भाप लिया था कि कबीर बहुत गुस्से में है, इसीलिए उसने कार को फुल स्पीड में भगा दिया। बेस बिल्कुल वैसा ही था जैसा दक्ष के समय में था, बस वहां अब टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन लेयर लगी थी। ये अर्नव ने ही किया था। खून की बदबू हवा में वैसे ही थी। कबीर बहुत गुस्से में था और टॉर्चर रूम के दरवाजे को लात मारा। वहां 8 लोग थे जिन्हें एक हाथ से बांधकर लटका दिया गया था। सब खून से लथपथ थे। नाना शिंदे, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, उसकी स्किल्स और क्रूरता उम्र के साथ बढ़ती गई। सार्थक को कबीर ने घर भेज दिया तो उसकी जगह नाना शिंदे ने ले ली। कबीर की आंखों में खून उतर आया उस दृश्य को याद करके जब उसने टीना को नीचे खींचा और गोली उसी सीट पर लगी। उसका शरीर ये सोचकर कांप गया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो टीना मर जाती। नो नेवर, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। कबीर ने ये सोचा ही था और गुस्से से पागल हो गया। नाना शिंदे को कबीर के गुस्से का एहसास हो रहा था क्योंकि उसका कांपता शरीर और उसकी तेज सांसें उसे पता चल रही थी। लीडर कौन है?
कबीर की आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें डेथ थी। नाना शिंदे तेजी से आगे बढ़ा और लटकते हुए लीडर को जमीन पर गिरा दिया। दर्द से वो कहरा गया। कबीर ने उसके बाल पकड़ उठकर खड़ा कर दिया और कहा, अब मरो। फिर उसने लीडर के सर को दीवार पर मारना शुरू कर दिया। उसकी चीख पूरे बेस में गूंजने लगी। खून के छींटे कबीर के चेहरे और कपड़ों पर भी थे। नाना शिंदे को याद था कि एक बार दक्ष ने भी एक आदमी को ऐसे ही मारा था क्योंकि उसने लूडो लेडी के लिए बुरे शब्द कहे थे। नाना शिंदे का गले सूख गया। तो क्या कबीर बॉस भी किसी के लिए कोई लड़की है? नाना शिंदे ने सोचा, फिर अपना सर झटका। वो अभी ये सब नहीं सोचना चाहता था। कबीर का गुस्सा दक्ष से भी भयानक है, ये आज उसने जान लिया। लीडर की सर फट चुका था और खून बहता रहा। वो अब मर चुका था, लेकिन कबीर इतना गुस्सा था कि उसकी चीखें बंद होने से वो गुस्से से और पागल हो गया। पिछली बार की तरह नाना शिंदे ने कबीर को टोकने की हिम्मत नहीं की। उस समय तो दक्ष के गुस्से से जिंदा बच गया, लेकिन कबीर दक्ष से अलग था, कहीं उसके गुस्से का शिकार वो खुद न हो जाए। उसने नाना शिंदे के पास की गन उठाए और बचे हुए सबको एक एक करके शूट कर दिया। कबीर की आंखें अभी भी लाल थी। क्या उसे ले आए? कबीर की आवाज़ बहुत डरावनी थी और नाना शिंदे ने कांपते हुए कहा, यस बॉस। उसने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया तो कबीर उधर चला गया। कबीर नर्क का देवता लग रहा था। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे। दूसरा कमरा, जो भी एक टॉर्चर रूम था, वहां एक आदमी को चेयर से बांध कर रखा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और डर से कांपने लगा क्योंकि उसे एक आदमी की चीखें सुनाई दे रही थी। कबीर की कदमों की आहट सुन उसने हकलाते हुए कहा, मुझे मत मारो। तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दूंगा, मुझे मारना मत। लेकिन कबीर के सर पर खून सवार था। वो आगे बढ़ा और उसके चेस्ट पर एक लात मारी, जिससे वो चेयर से बंधा हुआ गिर गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। कबीर ने उसके चेस्ट पर पांव रखा और दांत पिसते हुए कहा, हाउ डेयर यू। तेरी वजह से वो मर जाती। कबीर ने फिर उसे बहुत मारा। नाना शिंदे ने कबीर की बात सुनी और एनालिस किया तो समझ गया कि कोई लड़की ही है। कबीर बहुत गुस्सा था। आलोक अग्रवाल तो अपने घर जा रहा था, लेकिन अचानक उसे रास्ते से किडनैप कर लिया गया। उसे कबीर की मौत की खबर का इंतजार था, लेकिन वो यहाँ क्यों आ गया? और अब उसे पता चला कि उसे कबीर ने ही किडनैप करवाया। आलोक को सीने में बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द से रोते हुए बोला, कबीर, अगर मैं मर गया तो तुम नहीं बचोगे। कबीर ने उसके बाल पकड़े और उसे चेयर सहित उठा दिया। आलोक को लगा कि उसका स्कैल्प बाल के साथ निकल जाएगा। कबीर ने उसके आंखों की पट्टी हटाई, जिससे आलोक की आंखें चौंधिया गई। हालांकि वहां लाइट्स बहुत कम थी, इसीलिए वो और डर गया। कबीर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, फिर उसका चेहरा अपनी तरफ कर कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? आलोक को लगा कि कबीर पागल और सनकी होने साथ साथ अपनी यादाश्त भी खो चुका है। इतने दर्द भी उसे अपने आप को बचाने का उपाय सोच रहा था। तुम जाने दो मुझे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कबीर ने अब और कोई बकवास न सुनने का फैसला किया और उसकी गर्दन पर एक वार किया, जिससे उसकी सांस की नली टूट गई। आलोक दर्द से तड़प उठा और अब वो सांस भी नहीं पा रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, मेरी टीना को जो भी गंदी नजरों से देखता है, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तूने तो उसे जान से मारने की कोशिश की, तो तुम्हारी जान जानी चाहिए। कबीर वहां से गया नहीं और आलोक को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता रहा। उसका गुस्सा इसी तरह शांत हो सकता था। नाना शिंदे के माथे पर पसीना था। तो ये लड़की टीना कौन है? दक्ष बॉस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नाना ने जैसे ही ये सोचा, कबीर ने उसे घूरते हुए देखा। नाना चौंक गया और अपना सर नीचे कर लिया। कबीर धीमे कदमों से नाना के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, डैड, ग्रैंडपा या किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाना ने सूखे गले से कहा, ओके बॉस। कबीर ने फिर से पीछे मुड़कर आलोक की लाश को देखा और नाना से कहा, इसकी हड्डियां भी नहीं बचनी चाहिए। नाना ने फिर हामी भरी। आधे घंटे के बजाय कबीर 1 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचा। उसे अपने कपड़े बदलने थे और खून की बदबू को हटाना था। बेस में ही फ्रेश होकर वो वापस पहुंचा। वार्ड में आया तो टीना सो रही थी।
सुबह होते ही सार्थक टीना की मां को लेकर आया और कबीर ने एक नज़र टीना को देखा और उसके माथे पर किस कर चला गया। वो अभी टीना की मां से मिलने के लिए रेडी नहीं था। टीना की कार और असैसिन की कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कबीर को पता था कि सब होने वाला है तो उसने किंजल को फोन किया, मासी, वो कार मेरी फ्रेंड की थी और मैं था उसमें, तो आप समझ सकती है। किंजल शॉक्ड हो गई और चिल्लाते हुए बोली, कबीर तुम ठीक हो? किंजल को चिंता होने लगी। हाँ मासी मैं ठीक हूँ, मेरी फ्रेंड बस हॉस्पिटल है। शॉक्ड होने की वजह से आप प्लीज उसे परेशान मत करना। असेसिन्स का क्या हुआ? किंजल वैसे तो जानती थी कि क्या हुआ होगा लेकिन उसने पूछ लिया। कबीर कुछ देर चुप रहा फिर कहा, मॉम को मत बताना। लेकिन पता सबको चल गया, टीना के बारे में और समीर प्रजापति के बारे में। दक्ष को पता चला तो उसकी भवें सिकुड़ गई। व्हाट द हेल? दक्ष की टेबल पर कुछ फोटोज रखी थी, उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे। सार्थक ने, साहिल ने नामे हिलाया और कहा, नो बॉस। सार्थक कभी मुंह नहीं खोलता। दक्ष को राहत मिली। अचानक उसके चेहरे में छोटी सी मुस्कान आ गई और वो चेयर पर पीछे लीनकर आराम से बैठ गया। उसकी मुस्कान गई ही नहीं। कुछ सोचकर दक्ष की मुस्कान कभी बड़ी होती तो कभी छोटी। क्या बात है बॉस? साहिल ने पूछा। उसी ईविल मुस्कान के साथ दक्ष ने साहिल को देखा फिर फोटो को देखते हुए कहा, जैसा चल रहा है चलने दो। ये सुनते ही साहिल हक्का बक्का रह गया। ओह गॉड, मास्टर तो अपने फादर जैसे ही निकले। दुश्मन की बेटी से प्यार। हालांकि मैडम प्रताप नहीं थी लेकिन बॉस ये बाद में जान पाए। साहिल को ख्यालों में देख दक्ष ने पूछा, जवाब मिला, यस बॉस। मास्टर तो आपसे 2 कदम आगे निकले, साहिल ने कहा और फोटोज लेकर चला गया। दक्ष ने पेन से खेलते हुए सोचने लगा। तारांकन तारांकन उस रात दक्ष ने जब काजल और समीर को कहीं बाइक पर जाते देखा तब उसे पहली बार जलन का एहसास हुआ था। वो गुस्से और जलन से पागल हो गया था। बार में जब उस आदमी ने काजल का हाथ पकड़ा था तो उसका मन हुआ कि उसे उखाड़ कर फेंक दे। बेस में जब समीर को टॉर्चर किया जा रहा था तो उसे सेटिस्फैक्शन मिली। काजल से उसे दूर रखने के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में ये पता चला कि काजल को लेकर उसके गलत इरादे नहीं थे। ये उसकी सिर्फ इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, लेकिन उसके लव राइवल होने का टैग तो लग ही चुका था उस पर। तारांकन तारांकन, ये सब सोच उसे काजल की बहुत याद आने लगी। अपने टेबल पर उसने काजल की प्यारी सी फोटो देखी और उससे मिलने की इच्छा होने लगी। कॉल करने के लिए जैसे ही दक्ष ने फोन उठाया तो उसका फोन बजने लगा। कॉलर का नाम देख दक्ष की आंखें चमक गई। काजल। काजल की चहकती हुई आवाज आई, डोडो, मैं न रामा, प्रिया और कार्तिक के साथ शॉपिंग में आई हूँ। तो मैंने तुम्हारे लिए शर्ट्स देखी लेकिन इतने सारे कलर्स हैं, कौन सा लूँ? क्या मैं वीडियो कॉल करूँ? पीछे से कार्तिक की आवाज आई, बुआ ये ग्रे वाला लो ना, अंकल पर अच्छा लगेगा। दक्ष मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हें जो पसंद है ले लो। काजल ने कार्तिक की पसंद की हुई शर्ट देखकर दक्ष से कहा, कार्तिक की चॉइस मस्त है। वैसे तुमने लंच किया? दक्ष ने उल्टा पूछ लिया, तुमने किया? बस हम जाने वाले हैं। इस मॉल के छोले भटूरे बहुत फेमस है, नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ आएंगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए 2 पल की चुप्पी के साथ कहा, काजल आई लव यू। काजल तुरंत चुप हो गई और उसके गाल लाल हो गए। दक्ष को पता था कि वो शर्मा रही होगी। काश मैं उसके पास होता तो उसे किस कर लेता। काजल ने इधर उधर देखा और एक कोने में चली गई और धीरे से कहा, आई लव यू टू डोडो। दक्ष की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसका और तेजी से धड़कने लगा। दोनों ने फोन रख दिया। दक्ष ने फोन को कुछ देर घूरा फिर अचानक अपना ब्लेजर पहनकर निकल गया। मॉल में काजल ने अपनी फोन को देखा और मुस्कुराते हुए कार्तिक के पास चली गई। उसे नहीं पता था कि जिस पिल के पास वो थी उसके बगल में नक्श भी था। उसने काजल का कॉन्फेशन सुना लेकिन अफसोस ये उसके लिए नहीं था। नक्श के होठों पर कड़वी मुस्कान थी। नक्श इतना हैंडसम था कि ऐसी कोई नजर न हो जो पर न टिकी हो। उसकी आंखों में चमक थी, शायद कई सालों बाद वो इतना खुश था। उसके हैंडसम चेहरे में हल्की मुस्कान भी थी।
इन हरी आंखों को देखने के लिए वो कितने सालों तक इंतजार किया था। अचानक उसे उस लड़की की याद आई जिसकी भी आंखें हरी थी और वो काजल की तरह दिखती थी। लेकिन फिर उसने अपना सर झटक दिया और उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। क्या मैं आगे जाऊं, काजल से मिलूं? क्या वो मुझे पहचानेगी? और अगर डर गई तो? नहीं, मैं नक्श हूँ, वो बास्टर्ड चिराग नहीं। तो अब मैं क्या करूं? नक्श कश्मकश में था। उसने फेस मास्क पहन लिया और काजल के आसपास ही रहा। अगर वो डायरेक्ट उससे मिलने जाता तो शायद काजल उससे बात भी नहीं करती। कुछ देर बाद सब फूड कोर्ट जाते हुए दिखे। काजल, रामा और प्रिया के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और कार्तिक खाने का ऑर्डर देने चला गया। नक्श कुछ काजल के सामने ही बैठ गया ताकि उसे वो अच्छे से दिखाई दे। बात करते हुए काजल ने देखा कि उसके सामने बैठा लड़का बार बार उसे देख रहा है। ये बार बार मुझे क्यों देख रहा? कहीं किडनैप करने तो नहीं आया? लेकिन फिर उसे रामा का ख्याल आया। हा 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 हा, मेरे सामने सुपर ह्यूमन बैठा है तो क्या चिंता है? नक्श ने मास्क लगाया तो काजल उसे पहचान नहीं पाई। उसने महसूस कर लिया कि काजल को उस पर शक हो गया है तो वहां से उठकर चला गया। ये मॉल बहुत बड़ा था और रावत का था। यहाँ पर पर्सनल लाउंज भी मिलते थे, जैसे होटल में रूम्स मिलते थे। जैसे ही काजल ने पहली बाइट ली उसके पेट में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रिया ने काजल के अजीब एक्सप्रेशन को देख लिया और इशारे से पूछा, क्या हुआ? काजल ने इशारे से बताया कि शायद उसके पीरियड्स आ गए। प्रिया अचानक खड़ी हो गई और बोली, काजल दी, मुझे न एक जरूरी काम है, आप अभी के अभी चलो मेरे साथ। कार्तिक ने मुंह बनाते हुए पूछा, अम्मा, पहले खा लो फिर जाना। प्रिया ने काजल को उठाया और ले जाते हुए कहा, नहीं अभी जरूरी है। रामा और कार्तिक को समझ नहीं आया लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन नक्श की भवें सिकुड़ गई और वो दोनों के पीछे चला गया। कुछ आगे जाकर प्रिया ने पूछा, काजल दी आपके पास सैनिटरी है? मेरे पास नहीं है। नहीं है न, ये एक्सीडेंट है। पहले हम टॉप फ्लोर में लाउंज में चलते हैं, वहां मिल जाएगा। प्रिया और काजल दोनों 2 फ्लोर और ऊपर गए और नक्श उनके पीछे था। किंजल का नाम लेने पर काजल को लाउंज का की कार्ड मिल गया और सैनिटरी भी, लेकिन उसके कपड़े गंदे हो गए। प्रिया ने कहा, काजल दी आप जाओ, मैं आपके लिए एक ड्रेस लेकर आती हूँ। काजल ने हाँ में सर हिलाया और आगे निकल गई। नक्श ने काजल को जाते देखा तो उसके पीछे चला गया। की कार्ड से काजल ने लाउंज में एंटर किया, लेकिन नक्श ने दरवाज़ा बंद होने से पहले एक पेपर रख दिया, जिससे काजल को लगा कि दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन नहीं हुआ। लाउंज सिंपल था, एक छोटे बेडरूम की तरह। नक्श ने काजल और प्रिया की बातें सुन ली थी तो वो जानता था कि काजल बाथरूम में होगी। नक्श ने एक बैंक कार्ड से दरवाज़ा खोला और एंटर कर गया। बेड पर काजल का स्कार्फ और बैग रखा था और बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। पानी जैसे ही बंद हुआ नक्श मोटे मोटे पर्दों के पीछे छुप गया। तभी बाहर से नोक की आवाज़ भी आई। काजल बाथरोब पहनकर बाहर आई और प्रिया से कपड़े लेकर वापस चली गई। प्रिया उसके लिए फ्रॉक ड्रेस लेकर आई थी। उसे काजल की साइज का जो सबसे पहला ड्रेस मिला उसने उठा लिया। बाथरूम में काजल ने ब्लैक ड्रेस पहना तो उसका नेक थोड़ा डीप था, लेकिन चलेगा। तभी उसे दक्ष का फोन आया और उसने पूछा, कहाँ हो तुम? काजल ने धीमे से कहा, मॉल के लाउंज में। क्यों? तबीयत तो ठीक है। वो डोडो, मेरी पीरियड्स आ गई। दक्ष को शांति मिली और उसने कहा, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। काजल खुश हो गई और ओके कहकर फोन रख दिया। वो बाहर आई तो पता नहीं उसे लगा कि रूम में और भी कोई है। कौन है? काजल ने सख्ती से पूछा। पर्दे के पीछे से वही मास्क वाला आदमी निकल कर आया। काजल एक कदम पीछे हो गई। कौन हो तुम? हालांकि वो घबरा गई लेकिन वो दिखा नहीं सकती, नहीं तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। नक्श ने काजल को इतने करीब से 22 सालों बाद देखा। मास्क के पीछे उसके होठों पर मुस्कान थी। तुम्हें डर नहीं लगा? नक्श ने पूछा। काजल सकपका गई लेकिन हिम्मत करके बोली, गेट आउट नाउ। नक्श के हंसने की आवाज आई और चमकती आंखों से उसके कहा, तुम आज भी वैसे ही हो, एकदम निडर। काजल की भवें सिकुड़ गई। कौन हो तुम?
क्या तुम मुझे जानते हो? ऑफ कोर्स जानता हूँ, तुम मेरी आइडल हो। नक्श ने अपना मास्क हटाया और कहा, मैं नक्श हूँ, तुम मुझे भूल गई। काजल शॉक्ड रह गई। नक्श, नक्श, तुम। काजल ने उसे ऊपर से नीचे देखा और अचानक से कहा, तुम तो कितने बड़े हो गए और हैंडसम भी। नक्श हंसने लगा, थैंक यू। नक्श धीरे धीरे काजल के नजदीक आता गया। काजल भी मुस्कुराए और वो नक्श को गले लगाना चाहती थी। आखिर वो उसे बहुत पसंद करती थी। उस समय जब नक्श बच्चा था तब वो उसका इमोशनल पिलर था। अचानक काजल ने नक्श का चेहरा ध्यान से देखा तो उसे चिराग याद गया। उस दिन की सारी घटना उसके सामने घूमने लगी और ऐसा लगा जैसे वो उसे जी रही है। वो हड़बड़ाते हुए पीछे चली गई और कांपते हुए बोली, झूठ, तुम नक्श नहीं हो, तुम चिराग हो, तुम दूर रहो मुझसे। नक्श रुक गया और उसकी भवें सिकुड़ गई। उसने पैनिक करते हुए कहा, नो काजल, मैं नक्श हूँ, चिराग मर चुका है, मैं नक्श हूँ। काजल चुप रही और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। नक्श ने मुठिया कस ली। वो घुटनों पर बैठ गया और रुंधे हुए गले से कहा, काजल, मैं नक्श हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। तभी काजल का फोन फिर बजा और हड़बड़ाहट में काजल के हाथ से फोन गिर गया। फोन ऑन हो गया और काजल ने देखा कि दक्ष का फोन है तो उसने चिल्लाते हुए कहा, दक्ष मुझे बचा लो, चिराग मुझे तुमसे फिर से दूर कर देगा। दक्ष हेल्प, दक्ष। काजल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गई। काजल को एंजाइटी अटैक आया, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। नक्श ने काजल की बंद होती आंखों को देखा और अगले ही पल वो उसकी बाहों थी। काजल को उसने नीचे गिरने नहीं दिया। फोन अभी भी ऑन था और दक्ष की आवाज आई। नक्श ने फोन उठाया और काजल को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसने हिम्मत कर फोन कान में लगाया तो दक्ष की डरावनी आवाज आई, कौन है? काजल को क्या हुआ? दक्ष समझ गया था कि फोन दूसरे शख्स के पास है। वो मॉल के एंट्रेंस पर था और लिफ्ट आने में देरी होने से वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। नक्श ने कुछ नहीं कहा और फोन बंद कर दिया और काजल के गाल थपथपाते हुए कहा, काजल, उठो, काजल, क्या हुआ तुम्हें? काजल, काजल। नक्श ने बहुत कोशिश की लेकिन काजल नहीं उठी। उसने पानी के छींटे भी मारे लेकिन वो नहीं उठी। काजल की नब्ज चेक करने पर पता चला कि वो बहुत तेज है। नक्श ने अपना सर पकड़ लिया। मिस्टर सिंघल ने कहा था कि काजल से नहीं मिलना है, लेकिन मैंने जिद की। काजल की ये हालत मेरी वजह से हुई। फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये सब उस बास्टर्ड चिराग ने किया है। मुझे नफरत है इस चेहरे से, नफरत है अपने वजूद से। तभी लाउंज का दरवाज़ा जोर की आवाज़ से खुला लेकिन नक्श वैसे ही रहा। दक्ष बहुत गुस्से में था और अंदर आते ही नक्श को पीछे से कॉलर से पकड़ा और दूर फेंक दिया। मैंने कहा था दूर रहो। फिर दक्ष ने नक्श की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया और काजल को गोद में उठाकर लाउंज से ले गया। दक्ष उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। काजल को इस तरह के अटैक शुरुआत में आते थे लेकिन 20 साल बाद ऐसा हुआ। हालांकि उसे बुरे सपने आते थे लेकिन उसके लिए दक्ष होता था जो उसे तुरंत शांत कर देता था। नक्श वही लाउंज में खड़ा काजल को दक्ष के साथ जाता देखता रहा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कमरे अब सिर्फ नक्श था। वो जाने वाला था लेकिन उसने काजल का स्कार्फ देखा और उसे उठा लिया। पता नहीं उसे क्या हुआ था। वो पागल हो चुका था, जो ऐसी दीवानों जैसी हरकत कर सकता था। दक्ष ने काजल को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसका इलाज शुरू हो गया। काजल का ब्लड प्रेशर ज़्यादा था इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। टीना की शॉप में बहुत चहल पहल थी। निधि, टीना की माँ भी आज शॉप में थी और कबीर किसी आम इंसान की तरह उनकी मदद कर रहा था। निधि ने टीना से पूछा, ये कब से तुम्हारा दोस्त बना? और कौन है? पापा से इसके बारे में बात की। मम्मी, आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती हो। इससे मेरी 2 मुलाकात हुई और दोनों बार इसने मेरी हेल्प की। बहुत गरीब है बेचारा, इसे पैसों की कमी है तो मैं नौकरी में रख लिया। अब टीना अपनी मम्मी ये थोड़ी न बताएगी कि कबीर उसका बॉयफ्रेंड है। टीना को अपनी एक्टिंग पर बहुत गर्व हुआ। निधि को टीना के जजमेंट पर विश्वास था इसीलिए उन्होंने आगे सवाल नहीं किए लेकिन ये जरूर कहा, ध्यान रखना
किसी के दिल में क्या छुपा है ये सिर्फ उस दिल का ऊन ही जानता है। ये सुनते ही अचानक टीना का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कहा, ओके मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। टीना जैसे ही पलटी, कबीर से उसकी नज़र मिल गई। वो एक कोने में बैठे अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड किए अकाउंट्स चेक कर रहा था। अंडरवर्ल्ड किंग कबीर, सिंघल कॉर्पोरेशन का डिप्टी सी, छोटी ओ एक मिठाई की दुकान का अकाउंट्स देख रहा था। कबीर ने टीना को मुस्कुराते हुए देखा और अपना काम करने लगा। तभी उसने फोन में नाना शिंदे का फोन आया। बॉस, काम हो गया, लेकिन पुलिस बहुत छानबीन कर रही है। कबीर का चेहरा एक्सप्रेशनलेस ही था और कहा, ओके, मैं देखता हूँ। तभी टेबल पर एक चाय का कप रखा गया और क्यूट सी आवाज आई, क्या देखना है तुम्हें? दूसरे तरफ से नाना शिंदे ने किसी लड़की की आवाज सुनी जो उसके बॉस को तुम बोल रही थी। नाना स्मार्ट था तो उसने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। कबीर न चाय देख थैंक यू कहा और बताया, मेरा बॉस था। कल जो हुआ मैंने बताया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। टीना को बहुत गुस्सा आया और टेबल पर हाथ मारा। वो तो अच्छा हुआ कबीर ने चाय का कप उठा लिया, वरना सब लैपटॉप पर गिर जाता। कौन है वो? नाम बताओ। उसे मैं इतना मरूंगी कि नानी ने याद दिला दी तो नाम बदल देना। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या नाम रखोगी? मधुबाला। टीना एक पल में शांत हो गई और बोली, नहीं, माधुरी ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पल की चुप्पी के बाद दोनों हंस दिए। चाय पीते पीते कबीर का काम हो गया, अब मुझे जाना होगा। चोट लगी है कहकर सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मिली है। टीना को कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कबीर, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, है। क्यों? टीना ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बस ऐसे ही, अगर मुझे पर्सनल ड्राइवर की जरूरत हुई तो। जाते जाते कबीर ने एक बार टीना को मुड़कर जरूर देखा। अगर लोग कम होते तो कम से कम उसके गाल पर किस जरूर करता। कुछ दूर चलकर कबीर अपनी मेबाक में बैठ गया और अपना हुलिया बदल लिया। 10 मिनट में वो सिंघल कॉर्पोरेशन के डिप्टी सी, छोटी ओ के लुक में आ गया। सार्थक, कल के एक्सीडेंट के बारे फॉलो आप दो। बॉस, इसमें मैडम थी तो उनके फादर सीरियस है। अगर मिसेस रावत ने समीर प्रजापति को रोका तो आप दोनों के बारे में भी बताना होगा। कबीर ने लंबी सांस ली। डैड को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। तो जैसा चल रहा है चलने दो। कबीर के जाने के कुछ टाइम बाद टीना का फोन रिंग हुआ। मैडम, आपको डिलीवरी कब चाहिए? टीना ने सोचा और कहा, अभी ले आओ। फिर उस फोन को काटकर टीना कबीर को फोन किया। कबीर ने एक दूसरा सस्ता मोबाइल फोन खरीद लिया था और उसमें सिर्फ सार्थक और टीना का नंबर था। कबीर अपने ऑफिस के प्राइवेट लिफ्ट में था, तभी उसका फोन बजा। कबीर, तुम शाम में आओगे न? टीना ने अपनी प्यारी आवाज में पूछा। तुम कहोगी तो जरूर आऊंगा, कबीर ने कहा। कबीर इतना सॉफ्टली बात कर सकता है ये सोचकर सार्थक का दिमाग ही सुन्न हो गया। टीना के हंसने की आवाज आई, तुम तो बड़े आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड हो। कबीर सिर्फ मुस्कुरा दिया। दोनों शाम में मिलने का प्लान फिक्स कर अपने अपने कामों में लग गए। नक्श मॉल से निकलकर सीधे अपने होटल नहीं गया, बल्कि सी बीच पर चला गया। एक शांत जगह देख वो समुद्र की लहरों को देख रहा था। दोपहर थी और हवा में नमी थी। उसकी आंखें खाली थी और वो बहुत गहरी सोच में था। आखिर मैं कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? काजल से प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार तो न तो उम्र देखता है और न कोई सीमा होती है। दीक्षित ग्रैंडपा ने भी तो एक मैरिड लेडी से प्यार किया, तो काजल भी मैरिड है, तो मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं ऐसे रहूँगा? शायद अकेला रहना ही मेरी किस्मत है। एक ग्रैंडपा थे जिन्होंने मुझे प्यार दिया और काजल ही तो थी जिसने मुझे लाइफ जीने की हिम्मत दी। काश मैं दीक्षित ग्रैंडपा से बात कर पाता। काश मैं काजल को गले लगा पाता। काश। हे हाय, तुम यहाँ। किसी ने नक्श के एकांत में दखल दिया, लेकिन उसने सुन के अनसुना कर दिया। ध्रुवी पत्थरों से कूदते हुए उसके सामने खड़ी हो गई और उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर बोली, ओए, कहाँ खोए हो? इतनी ब्यूटीफुल लड़की है तुम्हारे सामने और तुम्हारा ध्यान कहीं और है।
नक्श सकपका गया। फिर से वही हरी आंखें देखकर उसकी भवें सिकुड़ गई। नक्श खड़ा हो गया और ध्रुवी को घूरने लगा। वो जानना चाहता था कि ये लड़की है कौन। ध्रुवी को बहुत अजीब लगा और उसकी नजरें लगातार अपने ऊपर पाकर वो झेप गई और बोली, तुम मुझे घूरना बंद करोगे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्स-रे मशीन के सामने खड़ी हूँ। नक्श ने पलकें झपकाए और नजरें फेर ली। सॉरी, ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मुंबई के हो? नक्श ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। बोल नक्श जाने लगा। ध्रुवी भी उसके साथ चलते हुए बोली, मेरा नाम ध्रुवी है। तुमने मुझे काजल क्यों बुलाया? नक्श रुक गया। आई एम सॉरी, तुम्हें देख मुझे किसी की याद आ गई इसीलिए मैं इमोशनल हो गया। सॉरी, इस बात का जिक्र दोबारा मत करना। ध्रुवी ने उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक दिया और कहा, जिक्र तो करना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और काजल कौन है? नक्श ने ध्रुवी की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। अचानक ध्रुवी बहुत सीरियस हो गई। नक्श ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और नजरें फेर ली। हे यू मिस्टर, नजरें मत फेरो। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ, वरना मुंबई से निकल नहीं सकते। नक्श ने ध्रुवी का चेहरा देखा जो बहुत सीरियस थी और उसकी आंखें दृढ़ थी। वो अपनी जगह से हिला नहीं लेकिन कुछ कहा नहीं। ध्रुवी ने दांत पिसते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। नक्श हिचकिचाने लगा। ध्रुवी ने लंबी सांस ली और कहा, उस दिन तुमने अपना चेहरा खुद दिखाया इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में पहले बताती हूँ। फिर तुम्हें बताना होगा जैसे मैंने अपना चेहरा दिखाया था। ओके। नक्श ने 2 पल सोचा, फिर हाँ में सर हिलाया। मैं ध्रुवी सिंघल हूँ, अंडरवर्ल्ड की किंग जो मैं अपने भाई कबीर सिंघल से शेयर करती हूँ। नक्श भौचक्का रह गया। उसका शक सही निकला। उसने ध्रुवी का कंधा पकड़ लिया और हंसने लगा। तुम सच में वही हो? ग्रेट, तुम काजल की बेटी हो, इसीलिए तुम उसके जैसे दिखती हो। ध्रुवी ने नक्श के पागलपन को देखा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम्हें मेरी माँ से प्यार है ना? कुछ देर पहले ध्रुवी ने जब दीक्षित ग्रैंडपा से बात की उसे अपने पेरेंट्स के पास में सब कुछ जानना था। हालांकि दीक्षित उसे सब बता देते लेकिन उन्हें बहुत कुछ नहीं होगा जितना वो जानना चाहती है। उसने बहुत सोचा और फाइनली एक नाम उसके दिमाग में आया। त्रिशा मासी। वो मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्हें मॉम और डैड के पास्ट के बारे में सब नहीं तो बहुत कुछ पता होगा। वो सीधे उनके घर पहुंच गई। त्रिशा आर्ट रूम में पॉटरी कर रही थी तभी मेड ने आकर बताया, मैडम, मिस सिंघल आई है। त्रिशा ने काम रोक दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, ध्रुवी? मेड ने हाँ कहा तो त्रिशा बहुत खुश हुई। त्रिशा ने मेड को ध्रुवी को उसके रूम में ले जाने को कहा और कुछ स्नैक्स भी बनाने को कह दिया। ध्रुवी को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद थी तो स्पेशली ये जरूर कहा, ध्रुवी कैसी हो? क्या बात है, आज मासी की याद कैसे आई? किंजल के आते ही ध्रुवी का सीरियस चेहरा खिल गया और उसने त्रिशा को गले लगा लिया। मैं तो आपको हमेशा याद करती हूँ। सबसे ज्यादा गुलाब जामुन मैंने ही खाए, मॉम से छुपा कर आधे गायब कर दिए। हा 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 हा। त्रिशा की मुस्कान बड़ी हो गई। तब तक स्नैक्स भी आ गए। ध्रुवी ने फ्लावर टी की सिप ली और अब सीरियस होते हुआ कहा, मासी मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। त्रिशा ने अपनी कप नीचे रखी और कहा, ऑफ कोर्स पूछो। ध्रुवी ने सीधे पूछ लिया, मुझे मॉम डैड की लव स्टोरी जाननी है। त्रिशा कुछ देर के लिए चुप हो गई। क्यों? अचानक क्या हो गया? ध्रुवी ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, बस ऐसे ही मासी। त्रिशा ने ध्रुवी को ध्यान से देखा और उसे लग गया कि ध्रुवी कुछ जानना चाहती है तो उसने पूछा, उनकी लव स्टोरी से एग्जैक्टली तुम क्या जानना चाहती हो? इस बार ध्रुवी ने कुछ देर सोचा, क्या मैं मासी से डायरेक्ट उस लड़के के बारे में पूछूं? क्या पता मासी को पता भी है या नहीं। त्रिशा ने दोबारा पूछा, बोलो बेटा, क्या जानना चाहती हो? ध्रुवी ने अपना गला साफ किया और पूछा, मासी क्या मॉम के लाइफ डैड के अलावा कोई और था? त्रिशा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। काजल इतनी झल्ली थी, मुझसे भी बड़ी कि सिर्फ मिस्टर सिंघल जैसे इंसान ही उसके प्यार में पड़ सकते थे। ध्रुवी भी मुस्कुराए और दोबारा पूछा, आप श्योर हो ना मासी? हाँ, मैं श्योर हूँ।
काजल को तुम भी जानती हो, वो दिल की बहुत साफ है, इसीलिए सबका दिल जीत लेती है। गुंडे बदमाश से लेकर बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। अब जाकर ध्रुवी ने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि जिस उम्र का वो आर्मी मैन था उसके हिसाब से जब काजल यंग होगी तो वो बच्चा ही होगा। बच्चा मतलब मासी, तुम्हें शिल्पा आंटी के बारे में तो पता है ना? ध्रुवी ने याद करते हुए हाँ में सर हिलाया। वो उनके नानी के घर में कभी कभी मिल जाती थी। त्रिशा ने गप्पू के बारे में बताया कि कैसे वो काजल को अपने वाइफ कहता था और दक्ष को उस बच्चे से कितनी जलन होती थी। ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो वो अब कहाँ है? वो शायद अमेरिका में है, काजल ने मुझे बताया था। मिस्टर सिंघल ने उसे अमेरिका पढ़ने भेजवाया, क्योंकि उन्हें अभी इनसिक्योरिटी थी। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे डैड काजल के लिए बहुत पोसेसिव थे, इनफैक्ट अब भी है। सो क्यूट न। ध्रुवी को अंदर से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक लीड चली गई। ध्रुवी ने बात को बढ़ाते हुए कहा, यस मासी, डैड अभी हमें सेकंड में रखते हैं, मॉम हमेशा पहले है। वैसे मासी और कोई बच्चा नहीं है क्या? त्रिशा ने कुछ सोचा और वो थोड़ा उदास होते हुए बोली, एक और बच्चा था, जब उस कमीने शेखावत ने काजल को किडनैप किया था, जब उसका बेटा था। ध्रुवी की आंखें चमक गई। कौन मासी? ध्रुवी ने पूछा। त्रिशा वहां मेड बनकर गई थी और कुछ दिन रहकर सबको देखा था। खासकर वो बच्चा काजल को बहुत पसंद करता था, अपनी माँ से भी ज्यादा। त्रिशा ने बताया, उसका नाम नक्श था। हाँ, नक्श शेखावत। बेचारा छोटा सा बच्चा, सिर्फ 5 साल का था और उसका वो कमीना बाप उसे मारता पीटता। मुझे सबसे बुरा ये लगा कि उसकी माँ भी कुछ नहीं करती थी। उसे कई बार काजल ने बचाया। ध्रुवी की आंखें गहरी होती गई। नक्श शेखावत, चिराग शेखावत। ध्रुवी ने अपनी मुठिया कस ली और पूछा, वाओ मासी, मॉम हमेशा इनोसेंट और क्यूट रही है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता तो डैड भी उन्हें संभाल नहीं पाते थे। त्रिशा हंसने लगी और बोली, और कोई बच्चा मुझे याद नहीं। वैसे रामा और काजल भी एक जैसे ही है, प्योर हार्टेड, इसीलिए दोनों भाई बहन बन गए। त्रिशा ने ध्रुवी को लंच तक रोक लिया। लंच करके जैसे ही वो अपनी कार में बैठी, अर्नव को फोन किया। ब्रो, क्या तुम्हारे पास चिराग शेखावत की फोटो है? अर्नव, जो आधी नींद में था, अचानक उठकर बैठ गया और पूछा, क्या हुआ? बस भेजो ब्रो, बाद में बताओगी। ओके, कुछ देर रुको। लेकिन फोन रखने से पहले ध्रुवी ने फिर कहा, उसके बेटे नक्श शेखावत की फोटो भी। अर्नव ने पूछा, बड़े डैड को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। ब्रो, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो प्रलय आ जाएगा। अर्नव ने कुछ नहीं कहा और 5 मिनट में दोनों की फोटो भेज दी। ध्रुवी ने नक्श की फोटो देखी तो गुस्से से पागल हो गई। उसके दिल ने कई धड़कनें छोड़ दी। पता नहीं ध्रुवी को कैसे फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो अच्छी नहीं थी। उसने दोबारा अर्नव को कॉल किया और कहा, नक्श के फोटो से उसे लोकेट करो। दुनिया का किस कोने में है वो? अर्नव ने 1 सेकंड का पॉज लिया और कहा, वी, क्या करना चाहती हो? ब्रो, प्लीज क्वेश्चन मत पूछो, प्लीज हेल्प करो। ओके, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। अर्नव ने नक्श के चेहरे को अपने फेस सर्च सॉफ्टवेयर में डाला और 9 मिनट में पता चल गया। ध्रुवी की फोन पर पकड़ कस गई। वो गुस्से में थी।